हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति मलिक। लास्ट लेक्चर में हमने रेशो का मीनिंग किया था और रेशो कितनी तरह की होती है ये हमने डिस्कस किया था। और दो रेशोज़ थी, करंट रेशो और कैपिटल स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो जिसको करंट रेशो कहा जाता है, और दूसरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो जिसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो कहा जाता है वो हमने डिस्कस भी किए थे। नेक्स्ट है 3 टाइप जिसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो। देखिए, एक्टिविटी रेशो और टर्नओवर रेशो क्या होती है। ये जो टर्नओवर रेशो वो होती है जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे स्टॉक है बिजनेस के अंदर, वो कितनी जल्दी कितने जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा स्टॉक है या फिर जितना जो भी बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं वो कितनी किस स्पीड से सेल्स के अंदर चेंज होते हैं, उसको टर्नओवर रेशो बोला जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि हाउ वेल द रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ द कंसर्न आर बीइंग यूटिलाइज, कितने जल्दी जो है रिसोर्सेज को डिस्पोज किया गया है, उनको यूटिलाइज किया गया है, इसलिए इनको ये रेशो है टर्नओवर रेशो बोलते हैं, क्योंकि ये रैपिडिटी बताते हैं कि कितनी जल्दी जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो यूज़ किए गए हैं सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि जो रिसोर्सेज वो कौन से हो सकते हैं, स्टॉक हैं, डेटर्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, वर्किंग कैपिटल है। ये जो रेशो होती है जनरली जो होती है सेल्स पे या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर निकाली जाती है। फर्स्ट होता है जो टर्नओवर रेशो है, एक्टिविटी रेशो है, इसमें फर्स्ट रेशो होती है स्टॉक टर्नओवर रेशो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी इसको बोला जाता है। ये रेशो इंडिकेट करती है, रिलेशनशिप बताती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, जो भी साल के अंदर जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुई है और एवरेज स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कैरेज है, वेजेज है, डायरेक्ट चार्जेस हैं, और उसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम एक तरीका ये भी है कि नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। और एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो ये होता है हमारा एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, या फिर कई जगह क्या होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये जो रेशो होती है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पे या सेल्स पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो टर्नओवर ये जो रेशो होती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये हमें शो करती है कि कितने जल्दी हमारा जो स्टॉक है वो टर्नओवर में चेंज हुआ है, कितनी एफिशिएंटली उसको यूज़ किया गया है। देखिए, ये रेशो इंडिकेट करती है कि स्टॉक जो है कितना एफिशिएंटली यूज़ किया गया है, और ये शो करता है कि किस स्पीड से जो स्टॉक है वो रोटेटेड हुआ है सेल्स के अंदर। अगर लो स्टॉक टर्नओवर, इन्होंने क्या कहा है कि स्टॉक के अंदर जितनी ज़्यादा ये हायर रेशो होगी उतना ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि स्टॉक जो है वो क्विकली सेल हो रहा है। बिजनेस में टर्नओवर रेशो जो है हाई हो तो ये अच्छा माना जाता है, और अगर लो स्टॉक टर्नओवर रेशो है तो ये माना जाएगा कि स्टॉक जो है क्विकली सेल नहीं हो रहा है और वो गोडाउन में ही है हमारा, जिसके कारण हमारी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है, ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स बढ़ता है, और अगर गुड्स हैं एब्सोल्यूट हो जाती हैं या फिर अनसेलेबल रह जाती हैं तो उससे भी हमें लॉस होता है। तो ये जो रेशो है इसको यूज़ किया जाता है एफिशिएंसी सेल्स पॉलिसीज, दो फर्मों की सेल्स पॉलिसीज देखी जाती है और जो सेम टाइप का बिजनेस कर रही है, और उसके अंदर एफिशिएंसी देखी जाती है। तो एफिशिएंसी जैसे ही हाई टर्नओवर, जितना हाई स्टॉक टर्नओवर रेशो होगी उतनी ही ये अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट होती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, देखिए वर्किंग कैपिटल होती क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। और टर्नओवर, देखिए जहाँ भी टर्नओवर वर्ड यूज़ किया जाता है वह या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वहाँ आएगी या फिर क्रेडिट सेल्स आएगी। तो वर्किंग जो भी फिगर में दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। जैसे वहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशो में क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाय एवरेज स्टॉक किया था। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल करेंगे। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये जो रेशियो है इसकी इंपॉर्टेंस है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, जहाँ पे जो करंट एसेट्स होते हैं वो मेजर रोल्स प्ले करते हैं सेल को जनरेट करने के लिए।
ये रेशो रिवील करती है कि कितनी एफिशिएंटली हमारी वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज हुई है सेल्स जनरेट करने में, और ये शो करती है कि वर्किंग कैपिटल कितनी बार रोटेट हुई है सेल्स को प्रोड्यूस करने में। हाई वर्किंग कैपिटल जो टर्नओवर रेशो होती है वो एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल दिखाती है, और क्विक टर्नओवर ऑफ करंट एसेट्स है जैसे स्टॉक है, डेटर्स है। लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो जो है वो ये दिखाती है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब प्रॉपरली उसका यूज नहीं हुआ है। ये है वेरी हाई टर्नओवर रेशो जो वर्किंग कैपिटल जो है वो डेंजरस होती है, ये ओवर ट्रेडिंग का साइन होती है। इसलिए इसी तरह अदर टर्नओवर रेशियो कैसे हो सकते हैं, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स कर देंगे, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। देखिए जहाँ टर्नओवर आ जाएगा वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय जो भी हमारे साथ में दिया है, जैसे टोटल एसेट टर्नओवर है तो टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, कैपिटल टर्नओवर है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और इनकम रेशियोज। देखिए मेन बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, और जो बिजनेस है वो मतलब एडिक्वेट प्रॉफिट जो है जितनी भी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की होती है उसमें वो इस लायक वो होना चाहिए कि एडिक्वेट प्रॉफिट उसे हो। तो इसके लिए एफिशिएंसी और सक्सेस जो है बिजनेस की वो डिपेंड करती है, वो मेज़र की जाती है प्रॉफिटेबिलिटी से। और प्रॉफिट रेशियो क्या है, प्रॉफिट रेशियो हमें क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियोज होती हैं वो हमें किस किस क्वेश्चंस के आंसर देती है कि फर्म को एडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है या नहीं, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट सेल्स भी हुआ है, कितने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितना रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड है। प्रोप्राइटर फंड होते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और क्या अर्निंग पर शेयर है। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है ये इनके आंसर देती है इन क्वेश्चंस के। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स, और दूसरा जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है वो होती है कैपिटल इन्वेस्टेड के ऊपर। तो हम बेस्ड ऑन सेल पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन सेल्स जो होती है वो 4 तरह की होती है। एक होती है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होती है ऑपरेटिंग रेशो, और एक होती है एक्सपेंस रेशो। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट जहाँ पे भी ये जो सेल्स बेस है ये इनमें नेट सेल आ जाएगी, और नेट सेल का मतलब होता है सेल माइनस सेल रिटर्न। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होता है, ये रिलेशन बताती है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो रेशो है ये मेजर करती है कि कितना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल है सेल्स के ऊपर, और जितनी ज़्यादा जितनी ये हायर जो रेशो होती है ये अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है वो एडुकेट होनी चाहिए, एनफ होनी चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, डिविडेंड है, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स है, ये सारे। नेक्स्ट होती है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो देखिए, रेशो जो है प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज कॉस्ट ऑफ सेल, ये बताती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं और हमारी मतलब हमारी सेल कितनी है। तो सेल्स के बदले में अब ऑपरेटिंग रेशो कैसे लिखा जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली जाती है वो, प्लस में अगर हम उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या क्या होती है, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस हैं, कैरी फॉरवर्ड है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, डिस्काउंट है, बैड डेट है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट लोन है, ये जो होते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ऑपरेटिंग रेशो जो होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेक्स्ट होती है, नेक्स्ट है हमारी एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंसेस रेशो, ये जो एक्सपेंसेस ये बताती है कि हमारी ये रेशो बताती है कि नेट सेल की सेल के कंपैरिजन में हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। और ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, टोटल एक्सपेंसेस की रिलेशन बता रही है। तो ये रेशो है, रिलेशनशिप बताती है एक्सपेंसेस और सेल्स के बीच में। ऑपरेटिंग रेशो रिवील करती है कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं मतलब सेल के रिलेशन में। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग रेशो में कुछ मतलब ऑपरेटिंग रेशो जो होती है, इन्होंने क्या कहा स्पेसिफिक रेशोज होते हैं। कुछ ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक रेशो निकाली जाती है हर टाइप के एक्सपेंसेस की सेल्स को के रिलेशन को लेकर,
ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड रेशो है, तो ये सेल्स को एक्सपेंस रेशो में मटेरियल कंज्यूम्ड रेशो एक ये निकाले जाते हैं जिसमें मटेरियल कंज्यूम्ड बाय नेट सेल इंटू 100। अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेशो है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। देखिए ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ये एक्सपेंस रेशो जो होती है ये नेट सेल के साथ रिलेशन बताती है। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। सेलिंग एक्सपेंस रेशो है, सेलिंग एक्सपेंसेस बाय नेट सेल इंटू 100। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, जो बिजनेस के जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है लेकिन फिर भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किए हुए हैं, तो नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस होते हैं डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। तो नेक्स्ट है अब जो आती है प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो थी वो सेल्स के ऊपर बेस्ड थी, जिसके अंदर एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशो थी, एक नेट प्रॉफिट रेशो थी, एक एक्सपेंस रेशो थी, एक ऑपरेटिंग रेशो थी। तो अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बता रहे हैं वो बता रहे हैं हमने कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड की है या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस की, और उसके साथ कौन कौन सी रेशो निकाली जाती है। तो फर्स्ट होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमने जितनी कैपिटल, जितना हमने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, उसके बदले में कितना रिटर्न आ रहा है। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हम प्रॉफिट लेंगे और डिवाइड करेंगे उसको कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए और मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन प्रॉफिट कौन सा लेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में? प्रॉफिट जिसमें जो कि इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड से पहले का है, मतलब टोटल प्रॉफिट जो शुरू में हुआ है, जो ग्रॉस प्रॉफिट एक तरह से, जो मतलब जो प्रॉफिट जिसमें से ना तो इंटरेस्ट गया है, ना टैक्स गया है, ना डिविडेंड गया है, उसको लेंगे, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे और 100 कर देंगे, क्योंकि रिटर्न तो वही है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे तो हमें इतना ही रिटर्न मिला है। तो इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी, रिजर्व्स आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे। लेकिन उसमें से माइनस क्या क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स करेंगे, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के नहीं है। सेकंड मेथड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें से करंट लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जितनी होती है, जितनी हमने शुरू में कैपिटल लगाई है और जितनी हमारी लास्ट की कैपिटल है, दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कौन से होते हैं हमारे? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड वो थी कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल कैपिटल के ऊपर जितना हमारा रिटर्न था, ये होती है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है, और लेकिन उसमें फिक्स्ड एसेट्स और जो ये नॉन ऑपरेटिंग जो एसेट्स होती हैं उनको माइनस करेंगे। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड होता है रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर फंड। टोटल शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या करेंगे? देखिए टोटल शेयर होल्डर फंड है, जब हम शेयर होल्डर फंड का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक तो इंटरेस्ट निकाल देते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट आएगा तो उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स अगर हम माइनस कर देंगे तो जो पैसा बचेगा वो शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। तो वो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स फंड। टोटल शेयर होल्डर फंड कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑल रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और माइनस कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट होता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट होती है अर्निंग पर शेयर। देखिए रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स है, टोटल शेयर होल्डर्स फंड तो ये था, और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड होता है जितना भी नेट प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट जाने के बाद में, टैक्स जाने के बाद में, और प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद पैसा कब बचता है? जो प्रॉफिट होता है उसमें से इंटरेस्ट दे देते हैं, टैक्स दे देते हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड दे देते हैं, डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स जितने भी हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इसमें हम प्रेफरेंस का नहीं लेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली इन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला है, उसमें से माइनस कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स को। नेक्स्ट होता है अर्निंग पर शेयर। देखिए अर्निंग पर शेयर क्या होती है? ये जो रेशो है ये मेजर करती है प्रॉफिट कितना अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पर शेयर।
तो इन्होंने क्या कहा, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से टैक्स निकाल देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल देंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे, और उसके बाद जो भी पैसा आएगा, जो भी बचेगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। तो ये रेशो जो है, ये नेट प्रॉफिट, जितना ही प्रॉफिट अवेलेबल बचा है, मतलब अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो वो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी कि इतना पर शेयर उनको पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट होती है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होता है, इसको पे आउट रेशो भी बोला जाता है। ये रिलेशन मेजर करती है अर्निंग जितनी भी अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, और जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है उनको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये शो करती है कि कितने की परसेंटेज बताती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद में उस जो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट जाता है, डिविडेंड इंटरेस्ट जाता है, टैक्स जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस और इक्विटी के लिए पैसा बच जाता है। लेकिन इंटरेस्ट लेकिन फिर उसमें हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो फिक्स डिविडेंड होता है वो दे देते हैं। मतलब ये कि उसके बाद बचा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा। तो जितना हमने डिविडेंड दिया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपये थे और 100 में से 20 रुपये तक की पेमेंट कर दी और 80 रुपये हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। अब 80 रुपये में से जितना हमने डिविडेंड दिया है, फॉर एग्जांपल लगा लीजिए हमने 40 रुपये दिया है, तो 40 रुपये और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, मान लीजिए 10 शेयर होल्डर है, तो डिवाइडेड बाय 40 बाई डिवाइडेड 10 इंटू 100, तो वो जो आ जाए ये 4% आ जाएगी। नेक्स्ट होता है अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड। देखिए अर्निंग ये जो है ये रेशो बताती है क्लोजली, ये जो रिलेटेड होती है ईपीएस और डीपीएस। ये ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर और डीपीएस होता है डिविडेंड पर शेयर। और ये जो कैलकुलेट होती है ये बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर मतलब कैलकुलेट होती है। इसके अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अर्निंग यील्ड कैसे निकालेगा, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट पर शेयर इंटू 100, और डिविडेंड यील्ड कब कैसे निकलेगा, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट पर शेयर। मतलब अर्निंग यील्ड है तो मार्केट डिवाइडेड बाय मार्केट पर शेयर करेंगे और ऊपर कर देंगे अर्निंग पर शेयर, और डिविडेंड है तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट पर शेयर। नेक्स्ट होते हैं प्राइस अर्निंग रेशो। ये जो प्राइस अर्निंग रेशो होती है ये कैलकुलेट की जाती है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो ये थी आज हमारी सारी रेशोज़। मैं आपको एक थोड़ा सा समराइज़ करके बता देती हूँ। देखिए 4 तरह की रेशोज़ होती हैं। एक होती है करंट रेशो, जिसको करंट रेशो होते हैं जिनको लिक्विडिटी या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो बोला जाता है। दूसरे तरह की रेशो होती है लीवरेज रेशो या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो बोला जाता है। तीसरे तरह की जो रेशोज़ होती हैं वो होती है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज़ होती हैं। फोर्थ जो नेक्स्ट टाइप जो होती है वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो फर्स्ट जो रेशो होती है जैसे करंट, जैसे लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशो होती है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशो हमें बताती है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, मतलब अगर वो करंट बिल्स हैं या फिर करंट के जो ड्यूज हैं उनको पे करने में मतलब एबल है या नहीं है। दूसरा वो बताती है और ये हमारी जैसे वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट रेशो, ये इसके अंदर कैलकुलेट की जाती है। दूसरी होती है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो या फिर लीवरेज रेशो। ये वो रेशो होती है जो हमें बताते हैं कि कंपनी इस पोजीशन में है या नहीं कि वो अपने लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं, लॉन्ग टर्म जो बोरोविंग्स हैं, वो टाइम पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और जैसे इंटरेस्ट है, बोरोविंग्स है, जैसे डिवेंचर होल्डर्स हैं वो डिवेंचर इशू कर, कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है, तो उस केस में डिवेंचर्स होल्डर्स की इंटरेस्ट और मैच्योरिटी के टाइम पे प्रिंसिपल की पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। थर्ड होती है स्टॉक टर्नओवर रेशोज, जिसको एक्टिविटी रेशो भी बोला जाता है। इसके अंदर ये लिया जाता है कि टर्नओवर रेशो वो रेशोज होते हैं जिसके अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के वह एफिशिएंटली यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं, और जितने एफिशिएंटली वो यूटिलाइज होते हैं, जितने जल्दी वो सेल के अंदर चेंज होते हैं, उतनी एफिशिएंटली रेशो मानी जाती है। इसके अंदर कौन कौन सी रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो होते हैं, डेटर टर्नओवर रेशो होते हैं, कलेक्शन पीरियड होता है, क्रेडिट टर्नओवर रेशो होती है। लास्ट जो रेशो होती है वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वो रेशो होती है, दो तरह की रेशो होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। एक होती है सेल के बेसिस पे और एक होती है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। जो सेल के बेसिस पे होती है वो 4 तरह की होती है। एक होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एक नेट प्रॉफिट रेशो, एक ऑपरेटिंग रेशो और एक एक्सपेंसेस रेशो। नेक्स्ट होती है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे है,
इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना भी हमने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, चाहे वो बोरोविंग है, चाहे वो शेयर होल्डर्स के फंड है, जितना ही पैसा लगाया उनके ऊपर टोटल रिटर्न कितना आ रहा है, मतलब नेट प्रॉफिट लेंगे लेकिन आफ्टर बिफोर टैक्सेस, बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर डिविडेंड लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ में। दूसरा होता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए मतलब टैक्स और इंटरेस्ट देने के बाद में जो पैसा शेयर होल्डर्स के लिए बचता है उसके नेट प्रॉफिट को, वो नेट प्रॉफिट जो भी टैक्स और इंटरेस्ट देने के बाद जो भी बचता है उसको टोटल शेयर होल्डर्स फंड से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट होते हैं इंटरेस्ट, नेक्स्ट है हमारी रिटर्न, एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थी, उसके बाद हमारे ये डिविडेंड शेयर, डिविडेंड पर शेयर रेशो, अर्निंग पर शेयर रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो, ये कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये था हमारा लेक्चर। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।